नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर आज एक ऐतिहासिक पल आया जब पीएम मोदी ने शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस ध्वजारोहण को मंदिर निर्माण के संपूर्ण होने की वैश्विक घोषणा माना जा रहा है और ये भव्य कार्यक्रम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में पूजा अर्चना की और उनके सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक उनके साथ। मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद रहीं। 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया गया ये केसरिया ध्वज त्याग, धर्मनिष्ठा और राम राज्य के मूल्यों का प्रतीक है। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये अद्भुत दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम का ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वजा धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्रीय धर्म का प्रतीक है। पिछले 500 सालों में साम्राज्य बदले और पीढ़ियां बदली, परंतु आस्था हमेशा अडिग रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए एक सार्थक का दिन है और इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किया और इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी आत्मा की तृप्ति मिली होगी और आज वास्तव में अशोक जी को वहां पर शांति मिली होगी। और इसके बाद पीएम मोदी ने भी संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और बिंदु की साक्षी बनी है और आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय हुआ है और हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है। राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी।
महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। तो एक तरफ जहां अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो वहीं यूपी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रदेश और देश के अंदर जो राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, खासतौर से धार्मिक स्थलों को लेकर के, मस्जिद उसके लिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात जहाँ तक धार्मिक स्थल हमारी मस्जिद का निर्माण की बात है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये हमारा अधिकार, मजहबी अधिकार भी है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम अपनी अपनी इबादत करने के लिए, मुसलमान है तो वो अपनी तरह से इबादत करेगा मस्जिद के अंदर, दूसरे समाज के लोग हैं, हिंदू समाज या सिख ईसाई हैं, वो अपने समाज से अपने हिसाब से अपनी उसको वो करेंगे। तो हमें उनके उसमें कोई हम बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते और ऐसी ही उम्मीद भी करते हैं हम कि अगर ज़रूरत के हिसाब से जहाँ मस्जिद की ज़रूरत है तो वहाँ बननी चाहिए और वहाँ पे वो अपने हिसाब से मुसलमान इबादत करें और इबादत के साथ साथ अपने आगे को जो चीज़ें सब मिलकर। अभी कोई मेरे पास न्योता तो आया नहीं है, तो पहले से मैं क्या टिप्पणी करूँ, अगर कोई न्योता आएगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँ कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और ऐसे में शीतकालीन सत्र में 10 नए विधेयक लाएगी सरकार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 30 नवंबर को बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक और 30 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे किरण रिजिजू। केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार हंगामे की भेड़ चढ़ रहे संसद सत्र को ठीक से चलने के लिए विपक्षी दलों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी से सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और मोदी सरकार इस बार 10 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, जो देश के परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता बनाएंगे। और अब तक ये क्षेत्र पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहा है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि ये नया कानून परमाणु ऊर्जा के उपयोग और
उसके नियमों से जुड़े ढांचे को आधुनिक और प्रभावित बनाएगा। और इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे में हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है और ये बिल ऐसे आयोग की स्थापना करेगा जो कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाओं को अधिक मजबूती प्रदान करेगा और ऐसे में स्वतंत्र और स्वयं शासित संस्था बनाने में मदद करेगा। और इसके अलावा मोदी सरकार कुछ पुराने कानूनों को भी आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसमें कई अहम बिल शामिल है। नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सरकार नेशनल हाईवेज बिल पेश कर सकती है। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव जारी है और ऐसे में नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी की ओर से आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा गया था और जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को औपचारिक पत्र भेजकर मुलाकात की तारीख तय कर दी है। टीएमसी सांसदों के साथ 28 नवंबर को चुनाव आयोग बैठक करेगा और उधर तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चुनाव आयोग से 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को ही निर्धारित की गई है। बता दें कि लगातार एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को और अब जो निकलकर खबर सामने आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी, टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। बड़ी जानकारी आपको दे दी कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष संघ पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव तो जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अब ईसी जो है वो मुलाकात कर सकती है। टीएमसी की ओर से आयोग से मुलाकात करने के लिए समय मांगा गया था और जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के औपचारिक पत्र भेजकर मुलाकात की तारीख तय कर दी है। और ऐसे में चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी सांसदों के साथ 28 नवंबर को चुनाव आयोग बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में 28 नवंबर को चुनाव आयोग बैठक करेगा। बंगाल में एसआईआर पर आग बबूला टीएमसी सांसद हैं। और टीएमसी से सांसद सुमित्र महलोत्रा जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभी तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा था और अब 28 नवंबर को चुनाव आयोग उनके साथ बैठक करेगा। सुमित जी। जी अनिता जी, देखिए जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एसआईआर चलाने के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा है जी, हमारी भी मांग यही है कि जिस तरीके से जो लोगों ने आत्महत्या करी है, पहले उन लोगों को न्याय मिले, उन परिवारों को न्याय मिले। इसके किस दबाव में आकर के जो बीएलओ ने जो आत्महत्या करी है वो उसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग है या केंद्र सरकार है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वो भी तो परिवार है, वो भी तो इस देश का हिस्सा है जिनके ऊपर प्रेशर बना करके एसआईआर कराया जा रहा है और वो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। किस कारण से कर रहे हैं? ये इसकी जांच होना जरूरी है, उसके बाद आप एसआईआर कराइए। पर क्यों इतनी जल्दी ही एसआईआर कराई जा रही है? इसमें समय लगता है। एक प्रदेश के अंदर जहाँ 7 करोड़ पब्लिक हो, चाहे 8 करोड़ पब्लिक हो, तो उसमें अगर आप 1 महीने में एसआईआर नहीं हो सकता। 1 महीने में तो केवल आप नाम काट सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने देखा, कल भी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। चाहे गुजरात में हो, चाहे आपके पश्चिम बंगाल में हमारे क्षेत्र में हो, तो अलग अलग स्टेटों में जो एसआईआर के नाम पे जो लोग कर्मी लोग जो लगे, ड्यूटी पे लगे, आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा विषय है ये देश में। कि आज तक हमने इस तरीके का वाकया नहीं देखा है। भाई, इससे पहले भी जनगणना होती थी, सारी चीजें होती थी, लोग ड्यूटी करते थे, पर अब आत्महत्या करनी पड़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं देश की सरकार ने चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरीके से बीएलओ के ऊपर दबाव बना करके काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने यही कहा है चुनाव आयोग से कि इसको रोका जाए, उसके बाद
इसकी पर जांच सुमित तो जी, उसके पास बीजेपी कोई का तो कहना है कि कार्रवाई हो रही है और ये आत्महत्याएं जो हो रही हैं वो किसी और कारण से हो रही हैं। हालांकि इस्तीफे का भी दौर जारी है लगातार, यूपी से लेकर बंगाल, नहीं, तो मुझे यूपी मुझे में आप भी। बताइए ना, बीजेपी बताए ना भाई, जो बीएलओ इस्तीफा लिख करके दे रहे हैं, खुद बिल्कुल। छोड़ दे रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं प्रेशर है ना इन बीएलओ के ऊपर, उसका जवाब क्यों नहीं देते? पर ये भारतीय जनता पार्टी केवल देश में भटकाने का काम करती है, आपस में लड़ाई लड़वाने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। ना रोजगार है, ना विकास की बात है। मुझे बताइए, कभी हिंदू कभी मुसलमान की बात, अब SIR ले आया, अब आप कहते थे वो बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगाना। ये बांग्लादेशी भगाने वाला बात नहीं है। जब आप बांग्लादेश की शेख हसीना को अपने संग में रख करके आप रखे हुए, क्यों रखे हुए भाई? देश की पूर्व मुख्यमंत्री को आप अपने हिंदुस्तान में क्यों रखे हुए? क्यों नहीं उन्हें आप अब देते? उन्हें कोई लालच होगा बांग्लादेश से। हमारे बांग्लादेश भी दुश्मन है, हमारा पाकिस्तान भी दुश्मन है। पहले हमने दोनों दुश्मनों से लड़ना है। ठीक है सुमित जी, समय का थोड़ा सा अभाव है और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज पहली कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की है और इस बैठक में मुख्य रूप से रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है और राज्य में बंद पड़ी 25 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है और ये फैसला बिहार सरकार को एक नई आर्थिक दिशा देने और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया है कि आज लिया गया फैसला का मकसद उद्योग का जाल बिछाना और बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर पैदा करना है। बिहार को अगले 5 सालों में न्यू एज इकोनॉमी के तहत वैश्विक बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका सहयोग भी किया जाएगा। नगर विकास विभाग के एजेंडों के तहत पटना सहित 11 शहरों में नए सैटेलाइट टाउनशिप और ग्रीन फील्ड टाउनशिप के विकास पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है और इससे शहरों के आसपास नई बस्तियां और विकसित क्षेत्र बनाए जाएंगे। असम में मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत अब एक बड़ा सवाल बन गई है। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि जुबिन की हत्या की गई थी और जिन्होंने ये किया है वो कानून से बच नहीं पाएंगे। शुरुआत में सिंगापुर प्रशासन ने इसे एक सामान्य हादसा बताया था और आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया था, लेकिन अब असम सरकार ने इसे हत्या मानते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। असम विधानसभा में बोलते हुए सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि शुरुआती जांच के बाद असम पुलिस को यकीन था कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं था, बल्कि ये एक सीधी सादी हत्या थी। इसके साथ ही असम के सीएम ने दावा किया है कि आरोपियों में से एक ने गर्ग की हत्या की और दूसरे ने उसकी मदद की। हत्या के मामले में 4 से 5 लोगों पर मामला दर्ज किया जा रहा है और असम और साथ ही पूर्वोत्तर भारत की आवाज माने जाने वाले मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत एक गंभीर रहस्य बन चुकी है। जुबिन गर्ग के निधन 19 सितंबर को हुआ था, सिंगापुर में हुआ था और ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई और जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में अपने पहले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने 17 मामलों की सुनवाई की। साथ ही उन्होंने कहा कि केस को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट कराने की मांग अब लिखित रूप से करनी होगी। उन्होंने कहा कि मौखिक अनुरोध सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मान्य होगा, जैसे मौत की सजा या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पहले दिन लगभग 2 घंटे की सुनवाई में 17 केस सुने। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली और औपचारिक रूप से सीजेआई का पद संभाला। सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने अदालत परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्तियों पर फूल चढ़ाया। फिर वो हेरिटेज कोर्ट रूम नंबर 1 में 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता करने बैठे और जिसमें जस्टिस जयमाल्य बागची और साथ ही जस्टिस अतुल S और इसके साथ ही चंदूरकर भी शामिल थे। दोपहर करीब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई। उत्तर प्रदेश की मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम क्वीन मुस्कान ने देर रात LLRM मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी
नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बेटी को जन्म दिया। जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। ये वही दिन है जब उसके पति सौरभ का जन्मदिन था, जिससे मामला और भी अब सुर्खियों में आ गया है। नियमों के मुताबिक जेल में जन्मे बच्चे 6 साल तक मां के साथ रह सकते हैं और ऐसे में राधा की शुरुआती जिंदगी जिला कारागार की दीवारों के बीच ही बीतेगी और इसके बाद मुस्कान उसे अपने परिजनों के हवाले कर पाएगी। जानकारी के अनुसार मुस्कान गर्भावस्था के दौरान रोजाना सुंदरकांड का पाठ करती थी और उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके गोद में श्री कृष्ण जैसा बेटा आएगा, पर जन्म बेटी का हुआ। मुस्कान के पति सौरभ का परिवार बच्ची को लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है। परिवार ने बच्ची के संबंध की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट की मांग भी की है और उनका कहना है कि जब तक पितृत्व साबित नहीं किया जाता है, बच्ची को मुस्कान के पास रखना खतरे से खाली नहीं है। इथियोपिया का हेली गुबीर ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक से ही फट गया है और इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है और ये लाल सागर पर करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई है। सोमवार रात करीब 11 बजे ये राख इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक फैल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राख के बदले आज शाम 7:30 बजे तक बादलों में ये आज शाम 7:30 बजे तक भारत में साफ हो पाएगा और ऐसे में चीन की ओर ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इस गुब्बार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थी। एक्सपर्ट ने बताया है कि इन गुब्बारे की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका काफी असर जो है वो हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है और अब तालिबान ने धमकी दी है कि वो सही समय आने पर पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देंगे। रात भर के पाकिस्तानी हवाई हमले में 9 बच्चे और 1 महिला की जान जाने की खबर सामने आई है और ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सही समय पर उचित जवाब देने की कसम खाई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजीब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि इस्लामिक अमीरत इस उल्लंघन और अपराध की कड़ी निंदा करता है और दोहराता है कि अपने हवाई क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना उनका वैध अधिकार है और वो सही समय पर उचित जवाब देंगे। दरअसल अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में 9 बच्चे समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अफगान सरकार ने ये जानकारी दी है। तालिबानी अधिकारियों के अनुसार ये हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिससे सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।